जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्लास में अच्छी तरीके से बने रहिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और क्लास में शुरू से लास्ट तक रहना है, बीच में कोई भी बच्चा नहीं भागेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। 10 में से कम आपका जो यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न आपको हूबहू लड़ जाएगा। ये मेरा 100% का गारंटी है, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सके तो आप लोग नोटबुक पर भी लिखते चलिएगा और याद एक बार कर लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए एग्जाम में। तो नए बच्चे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब सभी तरह की तैयारी आपको यहाँ पे उपलब्ध है। तो जुड़ना चाहते हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है, बताइए। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, आप लोग देख सकते हैं कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2020 और 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ये हमें क्वेश्चन है। उत्तर क्या देंगे, चलिए। उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था जो है ना, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, जिसमें कई तरह के राजनीतिक दल होते हैं। ये दल चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो दल होते हैं ना, ये कहाँ पे भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। और किसी एक दल के पास सत्ता नहीं होती, और किसी एक दल के पास क्या सत्ता नहीं होती है। इन दलों में से कोई भी दल अकेले या गठबंधन के रूप में सरकार चला सकता है। इस क्या है यहाँ पे, इन दलों से कोई भी दल क्या है, अकेले या गठबंधन के रूप में क्या है, सरकार को चला सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, जितना आसान हो सके उतना आसान बना दिए हैं, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। दल बदल से आप क्या समझते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है बाबू, लोग याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। दल बदल से क्या समझते हैं, चलिए उत्तर क्या है कि दल बदल तब होता है जब कोई विधायक या सांसद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। दल बदल से क्या समझते हैं, तो दल बदल तब होता है बाबू जब कोई विधायक, देखते होइएगा, विधायक अपने संसद को छोड़ के दूसरे के दल में चले जाते हैं, यानी वो अपना पार्टी छोड़कर दूसरे के पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वह दल बदल कहलाता है। नया दल बना लेता है या बिना दल बदले अपने दल के खिलाफ मतदान करता है, इसे दल बदल कहा जाता है। तो समझ गए बाबू, दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो दल बदल तब होता है जब कोई विधायक या सांसद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, या नया दल बना लेता है, या बिना दल बदले अपने दल के खिलाफ क्या है, मतदान करता है, इसे ही दल बदल कहा जाता है, ठीक ना बाबू। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही VVI क्वेश्चन था आपके लिए, तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। VVI क्वेश्चन है बाबू, आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। तो उत्तर क्या है कि एक आधिपत्य दल व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, जिसमें केवल एक ही पार्टी राजनीतिक दल होती है, ठीक है, और सभी सरकारी पदों पर उसी पार्टी के सदस्य होते हैं। क्या है, तो एक ही के क्या है, सदस्य राजनीतिक दल क्या है बाबू, तो ये एक अधिपत्य दल व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है ना, होती है ना, जिसमें एक ही पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल होती है, और सभी सरकारी पदों पर क्या उसी के पार्टी के सदस्य रहते हैं। दूसरे शब्दों में केवल एक ही दल सत्ता में होता है और वही शासन करता है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग को लिखना है एग्जाम में, ताकि आपको पूरा 2 नंबर मिल सके, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए एकदम नोटबुक पर याद कर लेना है लिख कर सभी लोगों को, ठीक ना। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो श्वेत क्रांति का मतलब है कि देश में दूध उत्पादक बढ़ाने के लिए किए गए विशेष प्रयास, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का मतलब क्या है? यानी दूध, ठीक ना। श्वेत यानी दूध। तो श्वेत क्रांति का मतलब है कि देश में दूध उत्पादन में बढ़ाने के लिए किए गए विशेष प्रयास। इसके तहत सरकारी गठबंधनों का निर्माण, अच्छे नस्ल के जानवरों की व्यवस्था और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, ठीक ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियर ने इस क्रांति की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने किए थे? तो डॉक्टर कुरियर ने इस क्रांति की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। जिससे भारत आज क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि दूध उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अपना भारत याद रखिएगा ना आप लोग। बहुत अच्छा, भारत अपना जो है दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा और ऐसे लिखेगा ना तो आपको 2 नंबर और 5 नंबर में भी कभी कभी पूछता है। तो आपको 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर कंप्लीट है, और 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर एकदम कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए समझ गए होंगे तो एक बार यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। बताइए साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? चलिए समझते हैं हम लोग उत्तर के जरिए। तो पहला नंबर में हमारा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य प्रमुख नियंत्रण होते हैं, ठीक ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य क्या है? तो प्रमुख क्या है? नियंत्रण होते हैं, और सभी आर्थिक निर्णय समाज के लाभ के लिए किए जाते हैं। यहाँ राज्य की उत्पादक वितरण और संसाधनों का मालिक होते हैं, ठीक ना। होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। साम्यवादी तो हो गया। और चलिए समझते हैं पूंजीवादी क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित होती है, और निजी लोग क्या है या कंपनियां उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, ठीक ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित होती है, और निजी लोग क्या है या कंपनियां उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। यहाँ पर निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की प्रवृत्ति प्रमुख होती है, ठीक ना। तो समझ गए होंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग को करना पड़ता है, ठीक ना। तो ऐसे कीजिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। चलिए समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग यस बोल दीजिएगा। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से अपने क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे नए हैं इस फैमिली से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जल्दी से एक बार पहले लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हरित क्रांति क्या थी? इससे क्या लाभ हुआ? बताइए हरित क्रांति क्या थी? इससे क्या लाभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको कीजिएगा बाबू लोग। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप लोग स्टार लाइन देकर नोटबुक पर लिखिए और याद कीजिए, ठीक ना। या पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो हरित क्रांति क्या थी? इससे क्या लाभ हुआ पहले हम लोग समझते हैं। तो हरित क्रांति वह प्रक्रिया थी जिसमें देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में विशेष प्रयास किए गए। हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति वह प्रक्रिया थी बाबू जिसमें देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने यानी खाद्य बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में क्या विशेष प्रयास यानी बहुत प्रयास किए गए 1960 के दशक में, ठीक ना। सरकार ने किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक क्या है, कीटनाशक और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं क्या है उपलब्ध कराई है। किसानों के क्या है सरकार ने? तो सरकार ने किसानों को अच्छे अच्छे चीज़ दिए, जैसे में बीज हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशक यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए अच्छे दवाई दिए कि कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा तो अच्छा से क्या फसल होगा, ठीक ना। और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं क्या उपलब्ध कराई कौन? तो सरकार ने, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको लिखना है कि हरित क्रांति क्या थी, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है, ठीक ना, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आप लोग को एकदम बने रहना है इस क्लास में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है।
7 नंबर क्वेश्चन है कि विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचार में अंतर स्पष्ट करिए। विकास के संबंध में गांधी जी व नेहरू जी के विचार के बारे में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग पहले किसके बारे में करते हैं, तो गांधी जी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले गांधी जी है तो गांधी जी कर लेते हैं। तो गांधी जी का विचार क्या था, पहले देखिए, सभी स्तरों पर विकास। ठीक है, गांधी जी का कहना था सभी स्तरों पर विकास। गांधी जी मानते थे कि विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे, तो गांधी जी मानते थे कि विकास केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होना चाहिए बाबू, ठीक ना। गांधी जी का ये कहना था। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेहरू, ठीक ना। नेहरू जी क्या कहते थे, तो नेहरू जी कहते थे यहीं पे नेहरू का विचार क्या था, तो नेहरू का विचार था औद्योगिकरण पर जोर, ठीक ना। तो नेहरू भारी औद्योगिकरण पर जोर देते थे और इसे विकास का मुख्य तरीका मानते थे। तो नेहरू जी का विचार क्या था, तो नेहरू जी क्या है, भारी औद्योगिकरण पर जोर देते थे और इसे क्या था, तो विकास का मुख्य तरीका मानते थे और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान नहीं दिए, ठीक ना। नेहरू के विचार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया, ठीक ना। तो नेहरू के क्या है, विचार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का उतना महत्व नहीं दिया गया था। आप लोग को समझ में आया है बाबू, चलिए समझ में आया है तो चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को एकदम कह के रखना है और भूलना नहीं है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। योजना अवकाश का अर्थ बताए। योजना अवकाश का अर्थ बताइए। काफ़ी बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। तो योजना अवकाश का अर्थ बताए, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बाद क्रम में विद्याधान पढ़ा गया, ठीक ना। इसलिए एक पंचवर्षीय योजना बनी जिन्हें 1966 से लेकर 1967 तक, 1967 से लेकर 1968 तक तथा 1968 से लेकर 69 तक की अवधि को लिया गया, ठीक ना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक क्या थी, चली थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना तक कब से कब चली, 1969 से 1974 तक चली थी। 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्या है, आई थी, ठीक ना। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम ही टूट गया, इसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हम बता दिए हैं, अच्छे से आप लोग अच्छे से एक बार लिख कर अच्छे से याद कीजिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के डिमांड के ऊपर ये क्लास हम करा रहे हैं और बहुत ही VVI क्वेश्चन लाए हैं, ठीक ना। एकदम गेसिंग क्वेश्चन है आपके लिए, तो भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गुट निरपेक्ष की नीति का शुद्ध अर्थ बताए। चलिए वेरी इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके याद रखिएगा बाबू, भूलना नहीं है। गुट निरपेक्ष की नीति का शुद्ध अर्थ बताना है हमें, कैसे बताएंगे। चलिए उत्तर है कि गुट निरपेक्षता का मतलब है कि किसी देश को बड़ी महाशक्तियों के सैन्य गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो गुट निरपेक्षता का मतलब है कि किसी देश को बड़ी महाशक्तियों से क्या है, सैन्य गुटों से क्या, दूर रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि देश दुनिया से अलग थलग रहेगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि देश क्या है, दुनिया से अलग थलग रहेगा, बल्कि यह एक क्या है, सकारात्मक नीति है। क्या है, तो यह एक सकारात्मक नीति है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए 9 का आंसर हम आप लोग को समझा दिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मैकमोहन रेखा क्या है, ये तो आपको 100% बाबू एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, आप लोग को ये भूलना नहीं है, ठीक ना। 100% ये प्रश्न आपको मिलेगा देखने को। मैकमोहन रेखा क्या है, चलिए उत्तर देखते हैं। मैकमोहन रेखा वह सीमा रेखा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच शिमला सम्मेलन के दौरान तय की गई थी। तो मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा वह सीमा रेखा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच शिमला सम्मेलन के दौरान तय किया गया था। निर्धारण में समझते हैं, यह रेखा भारत और चीन के बीच का सीमा का निर्धारण यानी निर्धारण करती है, यानी यह रेखा भारत और चीन के बीच के सीमा को दर्शाता है, ठीक है। आपको पूछता है कि मैकमोहन रेखा किसको बीच है, तो रेखा किसके, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा मिलता है, तो मैकमोहन
मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। चीन का विवाद, तो चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है और इसके खिलाफ विवाद करता है। मैकमोहन रेखा क्या है, तो यह चीन जो है ना, चीन इस रेखा को मानता नहीं है, ठीक है, और इसके खिलाफ क्या है, वह विवाद करता है, यानी उनको यह स्वीकार नहीं था। चलिए उसके बाद इतिहास की, तो इतिहास इसी विवाद के कारण 1959 में चीन से तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा से भारत में शरण ली। इसके बाद 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। तो चलिए बाबू, आप लोग को समझ में आया है, तो आप लोग जल्दी से अपने क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और जितने बच्चे नए हैं एक बार सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर दे देते हैं, नए बच्चे हैं तो नए बच्चे के लिए हम पीडीएफ के लिए हमेशा नंबर देते हैं, तो नंबर दे देते हैं। आप लोग को नंबर लिखिएगा 962 1834। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लॉक रहा है लेकिन पूरा बुझा रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कीजिएगा और बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा है, और जो भी क्लास आपको चाहिए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वो क्लास हम ज़रूर करा देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे का कमेंट है कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव कराइए सर, तो सब्जेक्टिव हो चुका है आज 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि भूलना नहीं है, ठीक ना, और याद कर लेना है। चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, बाय दोस्तों।